कल्पना कीजिए एक बेहद शानदार मतलब बहुत ही विशाल महल की। अच्छा। हाँ, बाहर से देखने पर एकदम किसी सपनों की दुनिया जैसा लगता है। लाल कालीन बिछे हैं, चमकती हुई रोशनियां हैं और हर तरफ एक से बढ़ के एक खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम चकाचौंध। एग्जैक्टली लेकिन लेकिन जैसे ही उस महल का मुख्य दरवाजा खुलता है ना और कोई अंदर कदम रखता है तो क्या होता है? तो एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई सामने आती है। अंदर कोई ईंट नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है। अरे बाप रे। हाँ, ये सिर्फ प्लाईवुड, कार्डबोर्ड और वो क्या कहते हैं डक्ट टेप से बना एक नकली ढांचा है जिसे पीछे से कुछ रस्सियों और बांस के डंडों के सहारे खड़ा किया गया है। मतलब पूरी तरह से एक भ्रम। 100% भ्रम। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही प्लाईवुड के महल के अंदर झांकने वाले हैं। मैं समझ रही हूँ कि हमारा इशारा किस तरफ है। बिल्कुल, इस महल का नाम है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। आज हम राकेश रमन की एक बेहद दिलचस्प इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। जो मार्च 2026 में प्रकाशित हुई थी, है ना? हाँ, 18 मार्च 2026 को। और इसका शीर्षक है द बॉलीवुड इल्यूजन। इस रिपोर्ट ने बुनियादी तौर पर यह साबित कर दिया है कि जिसे दुनिया बॉलीवुड कहती है वो असल में सफलता और भव्यता का एक ढहता हुआ ढांचा है। आज हमारा मिशन यही है कि हम इस रिपोर्ट के दावों की पड़ताल करें कि कैसी ये इंडस्ट्री भाषाई छलावे, नेपोटिज्म और प्रोपेगेंडा पर टिकी है। बिल्कुल। और यार, ये रिपोर्ट कोई सतही आलोचना नहीं है। मतलब ये बहुत गहराई में जाकर उन आंकड़ों और पैटर्न्स को सामने रखती है। सही बात है। लेकिन इस गहन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मेरी तरफ से एक बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट करना चाहूंगी। हाँ, वो डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, इस रिपोर्ट में कई बहुत ही गंभीर राजनीतिक दावे हैं, जो लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों के कामकाज और उनके नैरेटिव पर उंगली उठाते हैं। हम्म। तो यहाँ हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना या किसी का विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली नहीं। हम यहाँ सिर्फ निष्पक्ष रहकर उस मूल स्रोत में दी गई जानकारी को श्रोताओं के सामने ज्यों का त्यों रख रहे हैं। हम सिर्फ ये समझने के लिए बैठे हैं कि ये डेटा क्या कह रहा है। बिल्कुल सही कहा। हमारा फोकस सिर्फ उन मैकेनिज्म्स को डिकोड करना है जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। तो चलिए उस प्लाईवुड के महल के सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जो कि इस इंडस्ट्री का नाम ही है। एग्जैक्टली, बॉलीवुड। मतलब ये नाम मुझे फुटपाथ पर बिकने वाले उस नकली डिजाइनर बैग की याद दिलाता है। अरे हाँ, वो सस्ते वाले बैग। हाँ, बाहर से उस पर एक बड़ा सा चमकदार लोगो लगा है जो हॉलीवुड की नकल है, लेकिन अंदर की सिलाई पूरी तरह से उधड़ी हुई है। मतलब ये हॉलीवुड की तर्ज पर बॉलीवुड नाम रखना, क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक छलावा नहीं है? सच बताऊं तो ये 100% एक मनोवैज्ञानिक खेल है। कैसे? बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है ताकि लोगों के दिमाग में हॉलीवुड जैसी ही किसी विशाल ग्लोबल इंडस्ट्री की छवि बने। एक इल्यूजन बने। हाँ, लेकिन जब हम डेटा पे नजर डालते हैं ना, तो सच्चाई बिल्कुल उलट है। मतलब कि आपको पता है कि भारत में हर साल कितनी फिल्में बनती हैं? शायद कुछ हजारों में। लगभग 2,500 फिल्में बनती हैं पूरे भारत में। बाप रे। लेकिन उनमें से हिंदी फिल्मों की संख्या मात्र 300 के आसपास होती है। सिर्फ 300? 2,500 में से? हाँ। और अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, जो लगभग $70 बिलियन का एक बहुत ही विशाल बाजार है, उसमें इस तथाकथित बॉलीवुड की हिस्सेदारी गेस कीजिए कितनी है? कुछ 10-20%। सिर्फ 1%। सिर्फ 1%। मतलब दुनिया भर में हल्ला इतना ज्यादा है, शोर इतना मचाते हैं और मार्केट शेयर सिर्फ 1%। बिल्कुल। और बजट के मामले में भी ये फासला बहुत बड़ा है। मतलब हॉलीवुड में जहां मार्वल या अवतार जैसी फिल्में करोड़ों डॉलर के मल्टी बिलियन डॉलर फ्रेंचाइजी बजट में बनती हैं, हाँ, वो तो बहुत भारी भरकम फिल्में होती हैं। वहीं रिपोर्ट के अनुसार हिंदी फिल्मों का औसत बजट केवल $3 मिलियन है। सिर्फ $3 मिलियन? मतलब सोचने वाली बात है, $3 मिलियन के बजट में कोई ग्लोबल ब्लॉकबस्टर कैसे बना सकता है? बन ही नहीं सकती। जाहिर है। और मुझे लगता है इसी तंगी की वजह से उन्हें एक वो क्या कहते हैं कुकी कटर फॉर्मूले पे लौटना पड़ता है। एग्जैक्टली। और वो कुकी कटर फॉर्मूला असल में रचनात्मक दिवालियेपन का ही दूसरा नाम है। सही बात है। मतलब जब बजट कम हो और राइटिंग या वीएफएक्स पर खर्च करने के लिए पैसे ही ना हो, तो निर्माता सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। मतलब कोई नई कहानी नहीं। कोई कहानी नहीं, कोई गहराई नहीं, बस वही घिसे पिटे प्लॉट्स, कुछ फूहड़ डांस स्टेप्स और बेसिर पैर के गाने। और ये फॉर्मूला मुख्य रूप से उस कम शिक्षित वर्ग को लक्षित करता है
जिनके पास शायद मनोरंजन के और कोई महंगे या बेहतर विकल्प नहीं है। बिल्कुल। और यार, इस रचनात्मक कमी का जो सबसे भयानक असर होता है ना, वो महिलाओं के चित्रण पर पड़ता है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मतलब जब कहानी में कोई दम ही नहीं होता तो अभिनेत्रियों को सिर्फ एक गहने की तरह इस्तेमाल किया जाने लगता है। हाँ, स्क्रीन पर बस एक सजावट की वस्तु। बिल्कुल सही। और इसके पीछे एक और बहुत गहरी वजह है जो रिपोर्ट उजागर करती है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, इंडस्ट्री में जो 60 या 70 के दशक को पार कर चुके बूढ़े हो रहे अभिनेता है ना, हाँ, जो अभी भी लीड रोल करते हैं। हाँ, वे अपनी रोमांटिक पावर और अपनी स्टारडम को कृत्रिम रूप से बचाए रखना चाहते हैं। तो अपनी ढलती हुई उम्र को छिपाने के लिए वे युवा अभिनेत्रियों का इस्तेमाल सिर्फ एक विजुअल प्रॉप के रूप में करते हैं। मतलब एक तरह से उनका सहारा लेते हैं जवान दिखने के लिए। एग्जैक्टली। कहानी इस तरह से बुनी जाती है जहां महिला किरदार की अपनी कोई अहमियत नहीं होती, वो बस उस बूढ़े हो रहे हीरो की महानता को चमकाने का एक जरिया भर होती है। ये तो सच में बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? मैं ये सोच रहा था कि अगर इस इंडस्ट्री का बजट सिर्फ $3 मिलियन है और क्रिएटिविटी इस हद तक खत्म हो चुकी है, तो ये सिस्टम खुद को चला कैसे रहा है? मतलब ताश के पत्तों की तरह ये गिर क्यों नहीं जाता? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। मुझे लगता है इसका जवाब इसी $3 मिलियन वाले बजट में छिपा है। अगर बजट इतना कम है तो वे बाहर से असली टैलेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए वे मुफ्त या सस्ते पारिवारिक मजदूरों का सहारा लेते हैं। एकदम सही पकड़े हैं आप। जिसे दुनिया भर में लोग नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद कह के कोसते हैं ना, वो असल में परिवारवाद से ज्यादा अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र है। हाँ, इसे रिपोर्ट में वंशवादी जागीर या डायनास्टिक फीवडम कहा गया है। ये पूरी तरह से एक कॉस्ट सेविंग मेजर है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। रिपोर्ट में वो बॉर्डर टू फिल्म का उदाहरण दिया गया ना? हाँ, वो एकदम परफेक्ट केस स्टडी है इसका। वो तो पूरी तरह से वंशवादी प्रभुत्व का उदाहरण है। हाँ। मतलब इसकी कास्टिंग देखिए, धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल, डेविड धवन के बेटे वरुण धवन और सुनील शेट्टी के बेटे आहन शेट्टी। हाँ, और विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना। हाँ। मतलब ये फिल्म कम और एक पारिवारिक रियूनियन ज्यादा लगता है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। बताइए। ये जो नेपो किड्स है ना, अगर ये इस सुरक्षित इकोसिस्टम के बाहर जाएं, एक असली प्रोफेशनल मार्केट में जहाँ मेरिट चलती है, हाँ, तो वहां ये पूरी तरह से बेरोजगार होंगे। इनकी कोई मांग नहीं है, इसलिए ये बेहद कम पैसों में, मतलब एकदम पीनट्स पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ताकि वो जो छोटा सा $3 मिलियन का बजट है वो परिवार के ही नियंत्रण में रहे। एग्जैक्टली। किसी भी बाहरी टैलेंटेड और महंगे एक्टर को पैसे देने ही नहीं पड़ते। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। क्या? अगर ये स्टार्स फिल्मों से सिर्फ पीनट्स कमा रहे हैं तो इनका वो जो आलीशान लाइफस्टाइल होता है, वो महंगी गाड़ियां, विदेश की छुट्टियां, हाँ, वो सब कैसे मैनेज होता है? क्या इसीलिए हम इन तथाकथित बड़े सितारों को अक्सर किसी की शादी में नाचते हुए देखते हैं या किसी छोटी मोटी दुकान का फीता काटते हुए? बिल्कुल, एकदम सटीक विश्लेषण है ये। क्योंकि फिल्मों के अंदर कोई असली पेशेवर मांग नहीं है और पैसे भी कम है, तो पैसा कमाने के लिए ये अनप्रोफेशनल साइड गिग्स करते हैं। शादियों में नाचना, जन्मदिन की पार्टियों में जाना। बाप रे, हाँ, ये सब उसी इकोनॉमिक गैप को भरने का तरीका है। और यार, क्योंकि इन्हें अंदर से पता होता है कि ये अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ नहीं है। एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होता होगा। 100% उनके अंदर एक गहरा इम्पोस्टर सिंड्रोम पनपता है और अपनी इस अयोग्यता को छुपाने के लिए वे अंधविश्वास का सहारा लेने लगते हैं। मतलब अपनी एक्टिंग सुधारने की बजाय वो ग्रहों की चाल पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। मतलब नाम की स्पेलिंग में बिना वजह एक अतिरिक्त के या ए जोड़ लेना, हाँ, वो तो बहुत दिखता है। उंगलियों में अजीबोगरीब पत्थरों वाली अंगूठियां पहनना, या किसी ज्योतिषी के कहने पर अपने घर के प्रवेश द्वार की दिशा ही बदल देना। अजीब बात है। ये सब उस गहरी असुरक्षा का प्रतीक है जो बिना मेरिट के टिके रहने वालों के अंदर हमेशा मौजूद रहती है। ये तो है। अब जब रचनात्मक दिवालियापन है, पेशेवर कमी है और दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए कोई कहानी नहीं बची है, तो इंडस्ट्री को प्रासंगिक बने रहने के लिए एक नए सहारे की जरूरत थी, है ना? बिल्कुल। और वो सहारा बना राजनीतिक सहयोजन, या जिसे हम पॉलिटिकल कोऑप्शन कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है। ये मुझे किसी जादूगर के उस मिसडायरेक्शन की तरह लगता है, मतलब ध्यान भटकाने की कला, जहां दर्शकों को एक तेज धमाका दिखाया जाता है ताकि वे जादूगर के हाथों की चालाकी ना देख सकें। एकदम सही एनालॉजी दी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ के देखें
तो रिपोर्ट साफ-साफ बताती है कि बॉलीवुड अब सत्तारूढ़ शासन के लिए एक नैरेटिव मैनेजमेंट का टूल बन गया है। मतलब एक सांस्कृतिक साउंड ट्रैक की तरह काम कर रहा है। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मार्च 2026 की वो फिल्म जिसका नाम पहले बैटल ऑफ गलवान रखा गया था। हाँ, और फिर उसका नाम बदलकर मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस कर दिया गया। एग्जैक्टली। और रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार ये नाम का बदलाव कोई रचनात्मक फैसला नहीं था। ये सैनिकों की मौतों की वास्तविकता को छिपाने और एक झूठी वीरता फैलाने का प्रयास था, ताकि जो असल विफलताएं थीं वो छिप जाएं। बिल्कुल जैसे पहलगाम हमलावरों जैसी वास्तविकताओं को सिनेमाई पर्दे से पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। और ये नैरेटिव मैनेजमेंट सिर्फ घटनाओं को छुपाने तक सीमित नहीं है। मतलब लाहौर 1947 और धुरंधर जैसी फिल्मों का उदाहरण देखिए। उनमें क्या पैटर्न दिखा? उनमें जानबूझकर एक निर्मित दुश्मन या मैन्युफैक्चर्ड एडवर्सरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, फिल्मों में ऐसे डायलॉग्स डाले जाते हैं जैसे ये तुम्हारे घर में घुसेगा और मार देगा। अरे बाप रे! ये एक तरह की सिनेमाई डॉग विस्लिंग है। डॉग विस्लिंग मतलब इशारों में कोई खतरनाक बात कहना? बिल्कुल, ताकि एक आक्रामक बयानबाजी को बल मिले और एक खास समुदाय को हमेशा एक बाहरी व्यक्ति के रूप में पेश किया जा सके। ये तो सच में बहुत चिंताजनक है। और अगर हम जनवरी 2026 की बात करें तो 21 फिल्म की घटना का भी जिक्र है रिपोर्ट में। हाँ, वो डिस्क्लेमर वाली बात। हाँ, निर्माताओं को मजबूर किया गया था कि वे फिल्म में एक प्रोपेगेंडा डिस्क्लेमर डालें। अब सोचिए ऐसा क्यों किया गया? क्यों? रिपोर्ट के मुताबिक इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू संकटों से जनता का ध्यान भटकाना था। उस समय ईवीएम में हेरफेर के आरोप लग रहे थे और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे अभियान चल रहे थे। अच्छा, मतलब जब जनता असल सवाल पूछने लगे तो सिनेमा के पर्दे पर एक बड़ा सा डिस्क्लेमर या दुश्मन खड़ा कर दो ताकि वो वहीं उलझे रहें। एग्जैक्टली। यही वो मिसडायरेक्शन है जिसकी आप बात कर रहे थे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। क्या? अगर फिल्में इतनी कमजोर हैं, बजट के नाम पर सिर्फ समझौता है और सिर्फ राजनीतिक एजेंडे पर चल रही हैं, तो फिर ये न्यूज में रोज कैसे आता है कि फला फिल्म ने 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली? ये एक बहुत बड़ा भ्रम जाल है। मतलब क्या ये सफलता के आंकड़े भी एक भ्रम है? पूरी तरह से। इसे रिपोर्ट डेटा इन्फ्लेशन या डेटा बढ़ा चढ़ाकर बताने का घोटाला कहती है। अच्छा। देखिए, फिल्म निर्माता इनकम टैक्स विभाग से बहुत डरते हैं, इसलिए वे कभी भी सीधे तौर पर असली या झूठे आंकड़े खुद घोषित नहीं करते। तो फिर ये आंकड़े आते कहां से हैं? वे मीडिया आउटलेट्स और पीआर एजेंसियों के साथ सांठगांठ करते हैं। वे पैसा देकर 100 करोड़ रुपए यानी लगभग $12 मिलियन से अधिक की कमाई की फर्जी खबरें छपवाते हैं। मतलब ये जो हम पढ़ते हैं वो पेड न्यूज है? 100% पेड न्यूज। और इसके पीछे एक पूरा माया जाल है। क्या आपने कभी थिएटर्स के बाहर वो हाउसफुल के बोर्ड देखे? हाँ, बहुत बार। और सोचता हूँ कि यार टिकट ही नहीं मिल रही। एक फोमो होने लगता है। बस यही उनका मकसद है। प्रोड्यूसर्स अपनी ही जेब से पूरी थिएटर की टिकटें थोक में खरीद लेते हैं ताकि बाहर हाउसफुल का बोर्ड टंग सके। अरे बाप रे! लेकिन अगर आप अंदर जाकर देखेंगे ना, तो आधी से ज्यादा सीटें बिल्कुल खाली पड़ी होती हैं। ये तो सच में हद दर्जे की धोखाधड़ी है। और ये धोखाधड़ी सिर्फ यहाँ नहीं रुकती। फिल्मों की जो बड़ी बड़ी लॉन्च पार्टियां होती हैं, रिपोर्ट बताती है कि उनमें सवाल पूछने वाले कई लोग फर्जी पत्रकार होते हैं। सच में? भाड़े के पत्रकार? हाँ, और तालियां बजाने, हूटिंग करने के लिए भाड़े के दर्शकों को पैसे देकर बुलाया जाता है। ये तो एकदम स्क्रिप्टेड तमाशा हो गया। बिल्कुल। और फिर ये मीडिया संगठन मिलकर आपस में ही महत्वहीन शेडी अवार्ड्स बांटते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। हाँ, वो टीवी पर जो इतने सारे अवार्ड शो आते रहते हैं। एग्जैक्टली। और एक और पीआर स्टंट का जिक्र है रिपोर्ट में जो बहुत दिलचस्प है। वो कौन सा? रिलीज से ठीक पहले मुस्लिम अभिनेताओं का हिंदू मंदिरों में जाने का दिखावा करना। अच्छा। हाँ, ये तो अक्सर रिलीज वाले हफ्ते में बहुत देखने को मिलता है। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई आध्यात्मिक जागरण नहीं है। ये विशुद्ध रूप से बहुसंख्यक हिंदू दर्शकों को लुभाने के लिए किया गया एक पीआर स्टंट बन गया है। मतलब कुछ भी करके बस प्रोडक्ट बेचना है। बिल्कुल। लेकिन इससे एक बात समझ आती है। घरेलू स्तर पर, मतलब देश के अंदर, ये फर्जीवाड़ा शायद चल जाए। आप पीआर खरीद सकते हैं, भाड़े के दर्शक ला सकते हैं। हाँ। लेकिन जब ये नफरत और प्रोपेगेंडा पर आधारित मॉडल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है, तब क्या होता है? दुनिया तो ये सब नहीं खरीदेगी ना। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है और रिपोर्ट इसका बहुत साफ जवाब देती है। क्या? जब ये मॉडल ग्लोबल लेवल पर जाता है तो इस दंडात्मक और
अति राष्ट्रवादी रवैये के कारण इन्हें भारी अस्वीकृति या बैकलैश का सामना करना पड़ता है। मतलब बैन लग जाता है। बिल्कुल। बॉर्डर 2 और धुरंधर जैसी फिल्मों को बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख बाजारों में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बाप रे, इतने सारे देशों में बैन। ये तो एक बहुत तीखा कॉन्ट्रास्ट पेश करता है दुनिया की बाकी फिल्मों के साथ। बिल्कुल। मतलब एक तरफ दुनिया है जहां ज़ूटोपिया 2 जैसी फिल्में $2 बिलियन कमा रही हैं, अवतार, फायर एंड ऐश जैसी फिल्में $1.5 बिलियन का कारोबार कर रही हैं, और ग्लोबल ऑडियंस उन्हें पसंद कर रही है। हाँ, और दूसरी तरफ हमारी ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है जो अभी भी डमी निर्देशकों और उन्हीं पुराने सड़े गले फॉर्मूलों में फंसी हुई है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण तकनीकी विफलता भी है। तकनीकी विफलता मतलब वो नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते। बिल्कुल नहीं। आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक प्रोडक्शन तकनीक को अपना रही है, लेकिन ये भाई भतीजावाद का जो इकोसिस्टम है, ये एआई को अपनाने में पूरी तरह से विफल रहा है। क्योंकि वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते होंगे। एग्जैक्टली। इसके विपरीत अगर हम देखें तो खुद इस रिपोर्ट के लेखक राकेश रमन, हाँ, वे स्वयं एआई की मदद से रोबोजीट एंड द सैंड प्लैनेट और द स्मोक स्क्रीन जैसे बेहतरीन ग्लोबल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, जो साबित करता है कि अगर तकनीक का सही इस्तेमाल हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि राकेश रमन की इस रिपोर्ट के अनुसार जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं वो वास्तव में कला का कोई केंद्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो केवल एक स्टेज्ड इल्यूजन बनकर रह गया है, एक ऐसा मंचित भ्रम जो कला की कीमत पर सिर्फ यथास्थिति को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसीलिए इस जानकारी का श्रोताओं तक पहुंचना बहुत मायने रखता है। हाँ, ताकि वो अवेयर हो सकें। बिल्कुल, ताकि दर्शक केवल मीडिया के निष्क्रिय उपभोक्ता या पैसिव स्पेक्टेटर्स ना बने रहें। ये बहुत जरूरी है कि हम नागरिक जवाबदेही और पेशेवर उत्कृष्टता की मांग करें, न केवल राजनीति में बल्कि सिनेमाई दुनिया में भी। एकदम 100% सच बात कही आपने। तो अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं हम सबके सोचने के लिए। बिल्कुल, बताइए। ऐसे दौर में जहां एआई और ग्लोबल फ्रेंचाइजी दुनिया भर के दर्शकों को अपनी उंगलियों पर बेहतरीन से बेहतरीन सिनेमा दे रहे हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जो केवल फर्जी डेटा, भाई भतीजावाद और प्रोपेगेंडा के सहारे सांस ले रही है, वो कब तक इस भ्रम का पर्दा गिराए बिना बची रह सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या वो दिन दूर है जब दर्शक खुद इस इल्यूजन का प्लग खींच देंगे? सोचने वाली बात है।